नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संघर्ष आईएएस में। मिलते हैं इस हफ्ते आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से बारे में चर्चा करने के लिए, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के साथ अन्य वनडे एग्ज़ाम में जो है आपको वहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन संभावना है वहां से आ सकते हैं। और उसके बाद जो है इस सप्ताह का जो भी करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर से और बहुत सारे जो है ऑनलाइन साइट से जो है उसको रिसर्च करके एनालाइज करके आप लोग के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसको पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसमें जो है आपको आपके काम की चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें आप देखेंगे कि इसका पहला पॉइंट है, मलेरिया परजीवी से होने वाली एक बीमारी है और मलेरिया परजीवी आमतौर पर एक विशेष प्रकार के मच्छर को संक्रमित करता है। तो ये पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। और इसका दूसरा पॉइंट देखिए, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों से फैलता है। तो इसका दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका डिटेल आगे देख सकते हैं। ये पॉइंट हम आपके बारे में इसको बता दिए हैं, ये भी बता दिए। और ये चार प्रकार के मलेरिया जो है मनुष्य में फैलते हैं और वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है दक्षिण पूर्व एशिया में मैकांक लंगूरों को संक्रमित करने वाली पी नोवेलेसी परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करता है। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिएगा। इसमें सारी मुख्य बातें आपको इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओपेक प्लस क्या है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ओपेक प्लस कच्चे तेल का उत्पादक करने वाले देशों का एक संगठन है और यह 2017 में तेल बाज़ारों में की कीमतों में आने वाले आपूर्ति में सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस तरह से जो है ये पहला पॉइंट इसका सही है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया और मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से ये इसका दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा सही सी सही होगा। तो ओपेक प्लस क्या है? ये ओपेक का ही एक तरफ से विस्तार है। जो ओपेक जो एक तरफ से जो आयल कंट्रीज हैं तो उनके बीच एक ऐसा संगठन है जिससे वहाँ पर जो है जो भी उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसीजन करने के लिए ही मतलब ओपेक का गठन किया गया था और ये 1960 में किया गया था। बगदाद सम्मेलन में इसके संबंध में डिसीजन लिया गया था जिसमें 5 देश जो है मिलके इस समझौते को किए थे, जिसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और वेनेजुएला है। तो ये सारे देश मिलके जो है इसका गठन किए थे और यह एक अंतर सरकारी संगठन भी है और इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। और इसका उद्देश्य वही बात की है कि जो उनका कीमत क्या हो, उनका सप्लाई कितना होना चाहिए दूसरे देशों के लिए, तो इसका डिसीजन देता है। तो ओपेक प्लस क्या है? अब ओपेक प्लस जो है वो ऐसे देश इसमें शामिल किए गए जो ओपेक में नहीं शामिल थे पहले। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो है जो प्राइस वो लोग डिसाइड करना चाहते थे या जितना सप्लाई करना चाहते थे तो उसमें जो है सामंजस्य नहीं बन पाता था। तो दूसरे देश, मान लिए ओपेक देश जो है सप्लाई को कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देश जो इससे नहीं जुड़े हैं वो सप्लाई को बढ़ा देते थे। तो इस तरह से जो उनका उद्देश्य था वो पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो इस उद्देश्य के लिए जो है उन्होंने कहा कि ओपेक में जो है जो शामिल नहीं हैं उनके साथ भी डील करना पड़ेगा, तभी जो है अपना उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो इसलिए जो है ओपेक उन सारे देशों को शामिल करने का प्रयास किया जो इससे बाहर थे। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जीएम तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित
क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, जैविक एवं चिकित्सीय अनुसंधान और फार्मास्यूटिकल दवाओं का उत्पादन प्रायोगिक चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इस तरह से इसका सारे आंसर जो हैं, सारे विकल्प इसमें सही हैं। तो आप इसका डिटेल आगे देख सकते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों, जिसको हम GMO बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी का उपयोग करके आनुवंशिक सामग्री, जिनको DNA में जो है एक तरफ से परिवर्तन किया जाता है, या कृत्रिम रूप से किसी अन्य जीवाणु को प्रविष्ट कराया जाता है। तो आनुवंशिक संशोधन प्रक्रिया में जीनों का उत्परिवर्तन या अंतर्वेशन या विलोपन शामिल किया जाता है। तो इस तरह से जो भी जीन परिवर्तन होता है, उसमें जो है एक जीव से दूसरे जीव या एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है जीन का जो है ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो उस तरह से जो है एक नया प्रोडक्ट उसमें तैयार किया जाता है। तो इसका किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। GM तकनीकों का उपयोग जो है जैविक एवं चिकित्सीय क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल, प्रायोगिक चिकित्सा, कृषि के क्षेत्र में, आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया से प्रोटीन इंसुलिन के उत्पादन में, और GM बैक्टीरिया आदि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आप डिटेल इसमें देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वन चाइना पॉलिसी क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, साउथ चाइना सी पर चीन का संप्रभु अधिकार होना, या चीन का अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार जताना, या चीन का साम्राज्यवादी विस्तार, या चाइना को चीन का अभिन्न अंग मानना। तो इन सारे विकल्पों में आप देखिए, तो इसका जो है सही जवाब आपका डी होगा। ताइवान को जो है चीन का अभिन्न अंग मानना। तो चाइना का जो पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, वो ताइवान को जो है वो अपना अभिन्न अंग मानता है, और साथ में जो है हांगकांग, ये दो क्षेत्र हैं जो एक तरफ से अभी जो है पूरी तरह से चाइना के नियंत्रण में नहीं है, एक तरफ से ऑटोनॉमस क्षेत्र कहलाते हैं, और वहाँ पर उनका एक अलग व्यवस्था चलता है। जैसे हांगकांग में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इस सिस्टम को बोला जाता है वन कंट्री टू सिस्टम, जिसमें जो है एक देश चाइना के अधीन ये दोनों देश रहेंगे, लेकिन सिस्टम जो है उनका अलग रहेगा। तो इस तरह से जो है वहाँ पर अपनी नीतियाँ बनाता है। तो अभी हाल में जो है चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी तनाव का माहौल है, और ताइवान जो है वो अपने आप को स्वतंत्र करने की दिशा में बढ़ रहा है, और इसमें अमेरिका और अन्य देशों का भी सहयोग ले रहा है। तो इसलिए जो है चीन और ताइवान के बीच जो है काफ़ी मतलब जो है तनाव चल रहा है, और इससे जो है बहुत सारे देश जो हैं कहीं न कहीं जो है ताइवान को एक तरफ से स्वतंत्र की दिशा में जो है बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और हांगकांग में जो है अभी जो लोकतांत्रिक वहाँ पर सिस्टम जो बदलने का प्रयास कर रहा था चाइना, तो वहाँ पर लोकतंत्र को लेके जो है वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करके जो है उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहता है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर काफ़ी हलचल मच रहा है। तो ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो है हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस तरह से आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने से प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आप अनुमान लगाइए। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की। तो ज़्यादातर लोग समझते होंगे कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर संभावना है कि बुर्का पर प्रतिबंध लगाएं। तो यहाँ इसका सही विकल्प जो है स्विट्ज़रलैंड होगा। तो स्विट्ज़रलैंड में जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और वो वहाँ पर जो है इस तरह से प्रतिबंध अभी हाल में वहाँ पर लगाया, एक तरफ से जनमत निर्णय लिया गया कि इस पर रोक लगाया जाना चाहिए कि नहीं। तो वहाँ के लोग जो है डिसीजन लिए कि इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हो रहा था कि जो है यूरोपीय क्षेत्र में जो है मुस्लिम समुदाय जो ज़्यादातर हैं, वहाँ पर एक तरफ से टेरर जो है गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, और बुर्का पहनने वाले लोगों को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए जो है इस सुरक्षा को ध्यान में रख के जो है यह डिसीजन लिया गया
इसमें अपवाद के रूप में पूजा स्थलों, अन्य धार्मिक स्थलों पर जो है पूरे चेहरे को ढकने की अनुमति हालांकि दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री सेतु समझौता किया? तो इसका विकल्प आप देखिए, श्रीलंका है और नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने जो है अभी हाल ही में मैत्री सेतु समझौता किया। यह फेनी नदी पे जो है बनाया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता था भारत और अमेरिका के बांग्लादेश के बीच, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है नदियों का काफ़ी लंबे समय से जो है संघर्ष चलता रहा और उसमें जो है विवाद का काफ़ी मुद्दा रहा, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है भारत से बांग्लादेश में आती हैं। तो वहाँ पर एक जो है नेचुरल जो है एक तरफ से डिस्प्यूट बन जाता है। तो उसको समाधान करने के लिए जो है भारत उस पर काफ़ी समझौता भी किया है और उस पर काम चल भी रहा है। तो उसी समझौते का एक पहलू यह है कि मैत्री सेतु से जो है दोनों देशों के बीच एक अच्छा समझौता, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह जो है इसके बारे में आप डिटेल इसमें पढ़ लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर मिशन हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो इसका विकल्प आप देखिए, CSIR है, नीति आयोग है, सेबी है और RBI है। तो इसका सही विकल्प जो है आपका ए हो जाएगा। CSIR जो है अभी हाल ही में इस मिशन को लॉन्च किया है और इसके बारे में एक सामाजिक पोर्टल भी एक तरफ से लॉन्च किया है, जिससे जो है इसके संबंध में जो भी डिसीजन लिया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो फ्लोरिकल्चर क्या है? एक तरफ से बागवानी का ही एक शाखा है, जहाँ पर छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती और प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित जो है यहाँ पर काम किए जाएंगे। और ये इससे जो है आसपास के वातावरण को सुहावना बनाना और बगीचों तथा उद्यानों के रखरखाव में एक तरफ से सहायक भी होगा। तो इस मिशन का जो है ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसका डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 103 संविधान संशोधन अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है? तो इसका पहला विकल्प देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण, या जनजाति के भूमि की सुरक्षा से संबंधित आरक्षण, या सहकारी समितियों का निर्माण, या GST अधिनियम। तो इसका सही विकल्प जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो है आरक्षण का मुद्दा जो है सरकार 103 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको लाई थी। तो इस तरह से इसका विकल्प जो है आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो इस संशोधन को जो है अनुच्छेद 16 के तहत जो है उसमें संशोधन करके इसको जो है लागू किया गया था। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल देख लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका स्थापना RBI द्वारा नियुक्त नायक समिति के सिफारिशों पर किया गया था। तो इसका पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि इंद्रधनुष योजना का ही एक भाग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इंद्रधनुष जो है एक ऐसी योजना थी, उसमें बहुत सारा जो है योजना उसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो भी है। और उसमें जो है बैंकिंग क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी और NPO को कैसे कम किया जाए और एक तरफ से बैंकिंग का गवर्नेंस कैसे लाया जाए, तो इस तरह से बहुत सारे उसमें जो है प्रोविज़न गवर्नमेंट की थी। तो उसी का एक पार्ट है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इसका डिटेल हम आगे देखते हैं। इसका सही विकल्प जो है आपका सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं और इसका डिटेल हम आगे देखते हैं। और ये जो समिति जो गठित की गई थी PJ नायक की, ये 2016 में जो है गठित किया गया था। और इसका जो है उद्देश्य क्या था?
ये बैंक बोर्ड में जो है कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा इनके जो अधिकारी होते हैं उनका नियुक्ति किया जाता है। तो इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और 3 पदेन सदस्य होते हैं। और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर। तो इस बैंक बोर्ड ब्यूरो में जो शामिल होते हैं इतने लोग इसमें जो है शामिल होते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका विकल्प देखिए, 14 जनवरी है, 8 मार्च है, 25 दिसंबर है, 23 जून है। तो इसका सही विकल्प जो है 8 मार्च हो जाएगा। और इसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करते हैं। तो ये कब से मनाया जाता है और इसमें क्या इसका पर्पज़ रहा है। तो ये 9 मार्च 1911 को पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 1975 में पहली बार इसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है इसको मनाया गया था। तो इस तरह से जो है एक तरफ से महिलाओं की सुरक्षा कैसे किया जाए, महिलाओं के संबंध में जो है एक तरफ से उनके प्रति संवेदनशील समाज को कैसे बनाया जाए, तो इसका ये जो है मुख्य पर्पज़ था ये मनाने का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आपसे। हाल ही में किस देश द्वारा वायरस पासपोर्ट शुरू किया गया? तो इसमें देखिए विकल्प जो है चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है और फ्रांस है। तो इसका सही विकल्प जो है चीन हो जाएगा। चीन जो है अभी हाल ही में वायरस पासपोर्ट जो है एक तरफ से जारी किया है। और इससे इसमें क्या बताया जाएगा कि एक तरफ से डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में होगा। इसमें जो है अभी जो कोविड का समस्या है उनका टीकाकरण की पूरी जानकारी, उनको स्वास्थ्य की क्या समस्या है, उनको टीका लगा या नहीं लगा, वायरस की क्या स्थिति है उनके, वो सारी चीज़ें डिटेल जो है इस पासपोर्ट के माध्यम से जो है इसमें बताया जाएगा। तो इसका डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में सही है। इसका विकल्प देखिए, वह राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, या संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, या लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है आपका केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। तो राज्य केंद्र में जो है आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और राज्य में जो है विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से आप इसका डिटेल आगे हम देख सकते हैं। ये अनुच्छेद 75 के प्रति जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, और 164 के प्रति जो है राज्य विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अफगानिस्तान में शांति प्रस्ताव के लिए भारत को आमंत्रित किया गया? तो इसका विकल्प देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है। तो आप अनुमान लगाइए कि अफ़गानिस्तान के वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर इंटरफेयर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो जाहिर सी बात है जो भी कोई नया पहल शुरू होगा तो उसमें जो है अमेरिका का रोल उसमें ज़रूर रहेगा। तो अमेरिका ने ही जो है अभी हाल ही में उसमें बहुत सारे देशों को, भारत को, पाकिस्तान को, ईरान को, और उसके बाद जो है रूस को, चीन को, इन सारे देशों को जो है वह आमंत्रित किया कि आप आइए और अफ़गानिस्तान के बारे में जो है हम एक तरफ से वहाँ पर शांति कैसे आए और वहाँ पर उसमें शासन प्रशासन में कैसे सुधार आए उसके बारे में जो है चर्चा करने के लिए जो है एक तरफ से अमेरिका उसको जो है भारत को और इन सारे देशों को बुलाया। तो यह पहली बार है जो है कि अमेरिका जो है भारत के भूमिका को वहाँ पर स्वीकार किया, और इसके पहले जो है वो केवल मुख्य देशों के सहयोग से जो है वहाँ पर अपना गतिविधियाँ काम करता था।
लेकिन पहली बार जो है वो भारत को स्वीकार किया। तो इससे जो है भारत का कहीं न कहीं जो है ग्लोबल स्तर पे जो स्तर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल स्तर पे जो है स्टेटस बढ़ रहा है भारत का, वो कहीं न कहीं जो है एक तरफ से इस मंच के माध्यम से दिखा रहा है। तो इसका डिटेल आप इसमें देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय किसके अधीन काम करता है? तो इसमें विकल्प में देखिए, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है और पीएमओ है। तो इसमें आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय जो है इंटरनल रूप से जो है सिक्योरिटी का काम करता है, और रक्षा मंत्रालय का मुख्य काम होता है वो बॉर्डर की सुरक्षा करना, या बाह्य देशों से जो भी समस्या आता है उसकी सुरक्षा करना जो है रक्षा मंत्रालय का काम होता है। तो पीएमओ जो है यह एक तरफ से ये इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। पीएमओ जो है वो चाहे बाहर हो चाहे इंटरनल हो, वो कहीं न कहीं उसका हर जगह पे रोल होता है। तो पीएमओ के द्वारा ही इस सेल का गठन किया गया है, और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि वो जो भी केंद्रीय स्तर की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो साइबर के संबंध में हैं, और राज्य की जो भी एजेंसियां हैं, तो उनके बीच में कैसे समन्वय बनाया जाए, तो उसके लिए जो है यह काम करेगा। तो 2014 में जो है इसका गठन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? इसमें आप देखिए, गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका सी, तेलंगाना में ही जो है पहली बार जो है वहाँ पर जो है ये सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया। तो इसका जो है डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो है तेलंगाना के पेड्डापल्ली ज़िला है, वहाँ पर जो है इसको स्थापित किया गया है, और इसमें 100 मेगावाट का जो है उत्पादन किया जाएगा बिजली का। तो इस तरह से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका विकल्प देखिए, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ईरान है और इजराइल है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ईरान होगा। ईरान में जो है यह बंदरगाह है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत और अफ़गानिस्तान और ईरान, ये 3 देश मिलकर जो है 2016 में एक त्रिपक्षीय समझौता के माध्यम से जो है इसको समझौता किया गया था कि चाबहार बंदरगाह से जो है हम सारे वस्तुओं को, खाद्यान्न सामग्री जो है अफ़गानिस्तान तक कैसे हम उसको ले जाएं, और अफ़गानिस्तान से एक तरफ से कनेक्टिविटी भारत का कैसे बना रहे। तो उसलिए जो है इस बंदरगाह को जो है गठन किया गया था। लेकिन बाद में जो है इसका बहुत सारा भारत को उद्देश्य समझ में आया कि इसका बहुत सारा फ़ायदा यहाँ से हम उठा सकते हैं। एक तो जो है ईरान से हम तेल भी आयात कर सकते हैं, दूसरा जो है ईरान से ही जो है हम मिडिल ईस्ट में या मध्य एशिया के साथ साथ जो है यूरोप तक भी जो है हम यहाँ से जो है कनेक्टिविटी को हम बना सकते हैं। तो भारत का जैसे अभी चाइना जो है OBR पॉलिसी लागू किया है, हर देश से जो है वो अपना इंटरकनेक्टिविटी बना रहा है। तो उसी तरह भारत भी इसका एक विकल्प के रूप में जो है इस बंदरगाह से जो है अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो यह जो है एक तरफ से स्ट्रेटजिकली सामरिक रूप से जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यहीं से ईरान से ही थोड़ी दूर पे जो है पाकिस्तान का बंदरगाह है, जिसको हम ग्वादर बंदरगाह बोलते हैं। और चाइना जो है यहाँ तक जो है अपनी पहुँच बनाने का पूरी तरह से लगभग प्रयास कर लिया है, और वहाँ पर जो है एक तरफ से सैनिक अपना एक तरफ से अड्डा भी बनाना चाहता है। तो इसलिए जो है भारत के लिए चाबहार और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, जिससे जो है हम इस बंदरगाह को जो है एक तरफ से नियंत्रित कर सकें। तो इस तरह से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उइगर मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकार संबंधित मुद्दा किस देश से संबंधित है? तो इसका विकल्प देखिए, पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, सऊदी अरब है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी होगा।
चीन में जो है अभी हाल में ही क्या उसमें जो है कई सालों से जो है वहाँ पर एक तरफ से इन मुस्लिम समुदायों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है और उनको जो है एक तरफ से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या उनको जो है कहीं कहीं जो है दबाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को जो है अमेरिका हुआ या बहुत सारे पश्चिमी देश हैं और बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं, वो इन सारे मुद्दे को जो है हमेशा उठाते रहे हैं और चाइना पे जो है एक तरफ से वहाँ पर आक्षेप भी लगाते रहे हैं कि जिससे जो है चाइना यहाँ पर अपनी हस्तक्षेप जो है बंद करे। तो इस तरह से ये मुद्दा जो है काफ़ी समय से चर्चित रहा है और चाइना केवल यहीं पे नहीं केवल इन्हीं समुदाय को नहीं बल्कि जो है तिब्बत के क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती वासियों को जो है एक तरफ से उनको भी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है और इसी तरह जो है आप हांगकांग के लोगों को भी कहीं न कहीं तो इस तरह से चाइना जो है कई क्षेत्रों में या कई समुदाय के लिए जो है एक तरफ से वहाँ की जो लोकल पहचान है, लोकल संस्कृति है, उसको जो है कहीं न कहीं वो मिटाने का प्रयास कर रहा है और अपनी एक तरफ से एक सांस्कृतिक जो है वहाँ पर थोपना चाहता है। तो इस तरह से ये मुद्दा जो है काफ़ी चर्चित में रहा है और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आपसे। इसका डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो इसका विकल्प देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही विकल्प जो होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। तो अभी हाल ही में जो है इस पोर्टल को जारी किया गया और इस मंत्रालय के अधीन एक और डिपार्टमेंट्स है जिसको हम उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बोलते हैं। तो यह जो है उसका एक तरफ से रेगुलेशन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी डिसीजन लेगी, निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई भी जो है योजना लॉन्च किया जाएगा जो निवेश से संबंधित होगा, इस पोर्टल के माध्यम से जो है वो सारी जनता के पास, सारे लोगों को जो है एक तरफ से उनको दिया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में WHO ने किस कोविड वैक्सीन को हरी झंडी दी? तो इसका विकल्प देखिए, कोवैक्सीन है और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, कोरोनिल है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका बी होगा। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है हाल ही में WHO ने जो है एक तरफ से पूरे विश्व के लेवल पे जो कोरोना का समस्या है उनको ये वैक्सीन पहुंचाया जाए, इसके लिए जो है वो हरी झंडी दिया। तो ये पूरी तरह से एक तरफ से खरी उतरी और हर स्तर पे जो है अपने आप को बेस्ट साबित किया, तो इसलिए जो है ये इसको जो है हरी झंडी मिली। और इसका विशेष खास बात यह रहा कि इस वैक्सीन को जो है भारत में निर्मित किया जा रहा है और भारत के जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है कंपनी द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। ये भारत के लिए जो है एक तरफ से बहुत बड़ी बात है और इसको जो है WHO कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो है ये जोड़ा गया है। तो ये कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो है इस वैक्सीन को निर्माण किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य है गरीब देशों, जो विकासशील देश हैं और जो पिछड़े देश हैं, जो एक तरफ से रिसर्च नहीं कर सकते हैं और वो भारी कीमतों से दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर जो है इस वैक्सीन को पहुँच बनाने के लिए जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसी प्रोग्राम के तहत जो है इस वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी क्या है? और यह एक तरफ से जो है टीका का निर्माण करता है और प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक तरफ से निर्माण करता है और इसका स्थापना जो है 1966 में किया गया था। साइरस पूनावाला जो है एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका गठन किया था। तो इस तरह से आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव में स्पेस हरिकेन का पता लगाया? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव में स्पेस हरिकेन का पता लगाया? इसका सही विकल्प आप देखिए, भारत है,
संयुक्त राज्य में अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है। तो इसका विकल्प जो होगा आपका सी होगा। चाइना के वैज्ञानिकों ने जो है हाल ही में इस हरिकेन का पता लगाया। अब ये हरिकेन क्या है इसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं। स्पेस हरिकेन जो होता है एक तरफ से उत्तरी ध्रुव में जो है सोलर फ्लैक्सेस जो होते हैं, जो सौर की जो है किरणें होती हैं, और दूसरी बात जो है पृथ्वी की चुंबकीय किरणें जो होती हैं, उनके दोनों के आपस में टकराने से जो है यह हरिकेन का जो है उत्पत्ति होती है। यह एक तरफ से ध्रुवी, इसको ज्योति भी बोलते हैं, ये ध्रुवी ज्योति या अरोरा आप इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों किरणों के आपस में टकराव से जो है एक नया किरण जो है जनरेट होता है, वहाँ पर काफ़ी प्रकाश आसपास नज़र आता है। तो ये जो है उन किरणों के टकराने से होता है। तो इसका डिटेल आप इसमें देख सकते हैं आप जो है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा वार्षिक लोकतंत्र रिपोर्ट जारी किया गया? तो इसमें देखिए आप विकल्प वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, नीति आयोग और विश्व बैंक है और IMF है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, और यह रिपोर्ट जो है ये स्वीडन की एक संस्था जो है, स्वीडन की एक संस्था है, और उसके द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया। और इसमें जो है भारत को एक तरफ से चुनावी निरंकुशता के रूप में जो है दिखाया गया, और भारत में एक तरफ से खराब लोकतंत्र के रूप में बताया गया। और इसका कारण जो बता रहा है कि मीडिया का मुंह बंद करना और मानहानि, देशद्रोह जैसे कानूनों का अत्यधिक प्रयोग करना। तो इस तरह से उनका अपना मत है, और भारत सरकार जो है इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं है। भारत में जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र भारत में है। और यहाँ पर जो है जो भी डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट में सबके सहमत से और सबके भागीदारी से लिया जाता है। तो इस तरह से यह रिपोर्ट जो है भारत के छवि से मैच नहीं करता है, यह भारत सरकार का कहना है। तो इस तरह से जो है आज के क्वेश्चन समाप्त हुए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बच गया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है इसको क्लोज करेंगे। तो इसमें देखिए म्यांमार की सीमा से लगने वाले जो है भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। इसका विकल्प देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका सी हो जाएगा। इसमें लगभग सारे राज्य जो हैं म्यांमार की सीमा से लगते हैं, और यह क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है म्यांमार में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। वहाँ पर सैन्य शासन लागू कर दिया गया, और आंग सान सू जो डेमोक्रेटिक रूप से चुन के वहाँ पर नियुक्त की गई थी, उनको हटा के जो है सैन्य शासन व्यवस्था लागू किए गए, और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं और बहुत सारे जो है तोड़ फोड़ चल रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे सैनिक हमारे भारतीय सीमा में भाग के आ गए थे, वो एक तरफ से सिक्योरिटी मांगने के लिए। और भारत सरकार ने अनुमान लगाया कि इस तरह से जो है बहुत सारे लोग जो है पलायन हमारे देश में कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के जो है इन पड़ोसी सीमा से संबंधित जो एक तरफ से राज्य सचिव होते हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि उनको रोकने के लिए जो है कोई ठोस कदम उठाए। तो इसलिए जो है ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में रहा है। तो इस तरह से जो है, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप भी देखिए और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर करिए। और जो भी कमी हो, जो भी आपको क्वेश्चन से संबंधित जो भी कोई दिक्कत हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर आप कमेंट्स में जो है आप वहाँ पर अपना कमेंट्स जारी कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जो है
इसका आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। बिल्कुल दोस्तों, और आप लोग संघर्ष करिए, जीवन में आगे बढ़िए और रुकिए मत। रुकना ही एक तरफ से वह गंदगी है जो अपने आप को भी सड़ाता है और दूसरों को भी जो है एक तरफ से कमज़ोर बनाता है। तो रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। जैसे पानी एक जगह से दूसरे जगह तक जब वो फ्लो करता है तो अपनी शुद्धता वो बरकरार रख पाता है। इसी तरह जो है इंसान का भी जीवन जो है पानी की तरफ फ्लो रहना चाहिए। जैसे ही आप रुकेंगे तो आप में बहुत सारी कमियां हावी हो जाएंगी और वो कमियां जो है केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास लोगों को भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए जो है जहाँ पे कमी हो उसको दूर करिए, निरंतर जो है आगे बढ़ते रहिए। यही आज हमारी आप सबके लिए जो है मंगल कामना है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।